पूरे 18 साल आंखें बंद रखने के बाद जब पहली बार मैंने आंखें खोली तो देखा कि बगल में सोई मेरी बीवी असल में इस देश की महारानी है, और जिस नौकरानी की मैं रोज गाल खींचता था वो तो दुनिया की सबसे बड़ी तलवारबाज है। और घर का वो पुराना कुत्ता, वो 40 लाख साल पुराना महाराक्षस निकला। दरअसल महारानी को डर था कि कोई मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे, इसीलिए उन्होंने तमाम बड़े बड़े लोगों को आम लोगों के भेष में मेरी हिफाजत के लिए भेजा था। पर उन्हें क्या पता था कि मैं कोई असली हीरो नहीं हूं। मैंने खुद अपनी आंखें और अपनी पास बंद की थी, क्योंकि दूसरी दुनिया से आए मुझ जैसे इंसान के पास एक सिस्टम था जो कहता था आंखें बंद करो और ताकत बढ़ती रहेगी। हाँ, शुरू में बिना आंखों के जीना बड़ा मुश्किल था। कोई काम नहीं, कोई कमाई नहीं, भूख से मरने की नौबत आ गई। तभी एक अमीर घर की लड़की मिली जो घर वालों की शादी की जिद से बचने के लिए एक फेक हस्बैंड ढूंढ रही थी। मुझे क्या एतराज था, बस आकर दी और फिर शुरू हो गई मेरी मजेदार जिंदगी। उस दिन मेरी आंखें बंद किए पूरे 10 साल हो गए थे। तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा, बधाई हो, इस बार तुमने जैकपॉट मारा है। सच में किस्मत खुल गई थी। सबसे ऊंचे लेवल का रिवॉर्ड मिला था, वज्र तलवार का दिल। उसी पल मेरे अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकली जिसने आसमान को चीर कर एक बड़ी दरार कर दी। मैं खुद चौंक गया, अरे सच में आसमान फट गया। तुरंत सब एनर्जी वापस खींची और मन में बोला, अभी किसी को नहीं हराना, अभी बस चुप रहना है। मालिक, आप ठीक हो? नौकरानी नैलान यानरान भागती हुई अंदर आई, आंखों में हैरानी थी। मैंने कहा, अरे मैं एकदम ठीक हूं, तू क्यों घबरा रही है? साथ ही उसका गाल खींच दिया, पुरानी आदत है। तभी मन में एक आइडिया आया, यानरान तलवार सीखना है? उसने गाल ढकते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ मालिक, मैं मालकिन और आपकी हिफाजत करना चाहती हूँ। मैंने एक नाटकीय अंदाज अपनाया, हाथ पीछे बांधे और बड़े रहस्यमय तरीके से बोलने लगा। एक बार एक बूढ़ा भिखारी मिला था, उसने कहा कि मुझ में गजब की टैलेंट है। फिर उसने मुझे एक पुरानी तलवार की किताब दी। खुद को तलवार का उस्ताद बताता था, पर मुझे लगा नकलची है। मैंने वो किताब पढ़ी, कुछ बातें समझ में आई। आज तुझे वही बताता हूँ। शुरुआत में नैलान यानरान बस मेरी बात सुनने का नाटक कर रही थी, पर जैसे जैसे मैं सिस्टम से मिली बातें बताता गया उसकी सांस तेज होने लगी। आंखों में एक अजीब चमक आ गई, तलवार की एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी और फूलों जैसी शेप्स बनने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पूरे जिस्म एक झटका लगा, वो सीधे टॉप लेवल पर पहुंच गई थी। नैलान यानरान के मन में तूफान उठ रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई कमाल की चीज देख रही हो, पर मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया। बस एक जमाई ली और सोचने लगा कि सब्जी लेनी है। फिर लाठी उठाई और घर से निकल पड़ा। हमारा गांव देखने में तो एकदम सादा था, पर असल में यहाँ बड़े बड़े लोग छुपे थे। गांव का मुखिया असल में प्रधानमंत्री था, जो महारानी के हुक्म पर यहाँ बैठा था। जब उसने मुझे लाठी टेकते हुए आते देखा तो अपना चिंतित चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दिया। तभी मुझे याद आया, सिस्टम ने एक नई चीज दी थी, फेस रीडिंग वाला हाथ। सोचा चलो इसी पर ट्राई करते हैं। बिना सोचे सीधे उनके गाल पर एक थप्पड़ लगाया और उनका चेहरा टटोलने लगा। वो तो गुस्से से लाल हो गए। इतने बड़े आदमी को इस तरह सबके सामने गाल थपथपाया जाए? पर मैं बोलता रहा, यार तुझमें तो जबरदस्त किस्मत है, ऐसी जगह बर्बाद क्यों कर रहा है? जा कहीं बड़ा काम कर। फिर और मजे लेने लगा, उनकी नाक पकड़ी और डांटने लगा। इतने साल हो गए, काम ढंग से किया, तरक्की हुई कुछ? पास खड़े नकली कोयला बेचने वाले सेनापति को हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। देश के सबसे ताकतवर मंत्री को एक अंधे आदमी की नाक से पकड़े देखना वाकई बड़ा मजेदार नजारा था। तभी लाल कपड़ों में महारानी मेदुसा आ गई। नैलान यानरान की बात सुनकर उनके मन में मेरे बारे में जानने की तेज इच्छा जागी थी और वो खुद देखने आ गई थी। मैं उस वक्त पास की सब्जी की दुकान पर पहुंच चुका था। दुकानदार असल में एक राजकुमार था जो सत्ता पलटने की फिराक में था। नाम था वांग चुआन। भाई प्याज है, वो पहले से परेशान था, मन में बावत के प्लान चल रहे थे। उसने ऊपर देखा, मुझे बचाना, और चेहरा काला पड़ गया। मुझसे नफरत करता था वो, क्योंकि उसे लगता था महारानी मेरी वजह से उससे दूर है। उसने सब्जी पटकी और मुझे सबक सिखाने उठा, पर मैंने पहले ही कहा, भाई लगता है तू उत्तर का है। सुन मेरी बात, जल्दी से अपने घर वालों को वहां से निकाल। उत्तर का राजा बगावत करने वाला है और उसका बेटा दिल्ली में घुस आया है। जल्दी ही पूरे खानदान का काम तमाम होगा। ये सुनकर वांग चुआन सन रह गया, गुस्सा डर में बदल गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुझे कैसे पता? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंधा हूं इसलिए अंदर की बात दिखती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वांग चुआन का मुंह खुला रह गया। उसी वक्त महारानी मेदुसा वहां पहुंच गई। मुझे उनकी मौजूदगी पहले ही महसूस हो गई थी। मैंने मुड़कर उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए। महारानी ने, पर मैं बिल्कुल बेफिक्र था। बोला, ये झूठ नहीं है। 3 साल पहले जब महारानी गद्दी पर बैठी तभी से उत्तर का राजा चुपके चुपके तैयारी कर रहा है, सेना बढ़ा रहा है, लड़ाके जमा कर रहा है, और अब उसका बेटा वांग चुआन खुद अपने हथियारों को लेकर राजधानी में आ गया है। बस एक इशारे का इंतजार है, फिर लाखों की फौज शहर पर टूट पड़ेगी। बात खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। वांग चुआन बुद्ध बन गया। इतने सीक्रेट प्लान को मैंने इस तरह खोल दिया जैसे मौसम का हाल बता रहा हूं। महारानी की आवाज सख्त हो गई, इसका कोई सबूत है? मैंने एक नाटकीय अंदाज में उंगलियां चटकाई और बोला, सुनो,
आज मैं सबके सामने कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैंने गिनती शुरू की और एकदम कॉन्फिडेंस से कहा, वांग चुआन के हत्यारे इस वक्त प्रधानमंत्री की हवेली में छुपे हैं और आज रात खून खराबे का प्लान है। नकली मुखिया यानी असली प्रधानमंत्री का मुंह खुला रह गया। ये अंधा सच बोल रहा है। महारानी ने एक नजर डाली और नकली शराब बेचने वाला सेनापति हवा की तरह गायब हो गया। थोड़ी देर बाद खबर आई, सच निकला, हवेली में छुपे हत्यारे पकड़े गए। वांग चुआन का दिमाग बंद हो गया। उसकी सारी ताकत छीनकर उसे घसीटते हुए ले जाया गया। जाते जाते उसने मुझे ऐसे देखा जैसे जान लेना चाहता हो, और मैं तो अपनी नेकी पर खुश था। उसकी पीठ पर चिल्लाया, भाई अभी भी कह रहा हूँ, घर वालों को निकाल वहां से। आज मैं मिला, समझ नसीब वाला। इस बात पे वांग चुआन को इतना गुस्सा आया कि उसने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। अगले दिन मैं आराम से लेटा था कि सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, तुमने एक बड़े विलन को रोका, रिवॉर्ड मिल रहा है, एक दुर्लभ जड़ी बूटी और बढ़िया डॉग फूड। वो जड़ी बूटी महारानी की पुरानी बीमारी ठीक कर सकती थी, पर मैंने सोचा पहले अपनी बीवी का ख्याल रखो। वो तो बस एक आम इंसान है, इसे खाने से उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाएगी। मैंने उसे कूटकर एक साधारण दिखने वाले दलिये में मिला दिया। जानू, अभी से याद करने लगे? दरवाजा खुला, महारानी मेदुसा मुस्कुराते हुए अंदर आई। आज उन्होंने सादे कपड़े पहने थे, पर शाही अंदाज कहा जाता है। मुझे पहले ही उनके आने का एहसास हो गया था। मैंने मुस्कुराते हुए दलिये का कटोरा आगे बढ़ाया। लो, थकान उतारो। सुबह की धूप आंगन में फैली थी। बड़ा सुकून भरा नजारा था, जैसे कोई साधारण जोड़ा हो। महारानी थोड़ा रुकी। इतनी ताकतवर, इतनी डिसीजन लेने वाली औरत, पर उस पल कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने चुपचाप कटोरा लिया, एक घूंट पिया, और अचानक उनकी आंखें फटी रह गईं। ये तो यिनमिंग सोल फ्लावर है जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी, और इस अंधे ने उसे एक साधारण दलिये में मिलाकर यूं दे दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके पूरे जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ गई। सालों पुरानी बीमारी पल भर में गायब हुई। मैंने रुमाल निकाला और उनके होंठ के पास का दलिया पहुंच दिया। उस एक छोटी सी हरकत पर महारानी का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। सारी ताकत, सारी अथॉरिटी उस पल सब धुल गई। खानदान पुश्तों से सेवा करता आया है, अगर मैं कहूं मेरे साथ काम करो तो करोगे? नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। महारानी ने आंखें तरेरी, मैं कोई शेरनी हूं क्या जो इतना मना कर रहे हो? वो नाराज होकर जाने लगी। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, सम्राट पधार रहे हैं। मैं चौंक कर उठ बैठा। अरे, कल बाजार में जो बात हुई, क्या वो इतनी जल्दी महारानी तक पहुंच गई? वो खुद मुझे रिक्रूट करने आई हैं। नैलान यानरान दौड़ती हुई आई, नाटक करते हुए बोली, मालिक, महाराज आ गए, जल्दी निकलो। वो मुझे खींचकर बाहर ले गई। तब तक मैं घुटने टेकने की कोशिश करता, एक हाथ ने मुझे थाम लिया। महारानी मेदुसा अपनी राजगद्दी पर टिकी थी, मुस्कुराते हुए देख रही थी। बोली, उठो, कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ तुम्हें काम देने आए हैं। बहुत शुक्रिया, पर मैं इतना काबिल नहीं हूं। महारानी ने जवाब नहीं दिया, बस नेलान यानरान को देखा। नेलान झट से मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, मालिक, अब मत करो ना नुकर। मालकिन दिल्ली चली गई हैं, जल्दी वापस नहीं आएंगी। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? मालकिन का नाम सुनते ही मैं रुक गया, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, जो हुक्म। तुम जितना छुपाओगे उतना मजा आएगा। अगले दिन दरबार में महारानी ने ऐलान किया, शू साहब को हमका उपमंत्री नियुक्त करते हैं। किसी को कोई ऐतराज, सब चुप रहे। तब पश्चिम के राजा श्याहो युआन ने नाक बहुत चढ़ाते हुए कहा, हजूर, एक जंगली, और वो भी अंधा, इतने बड़े पद पर, ये तो बेइज्जती है। मैं उसकी तरफ देख तो नहीं सकता था, पर उसकी नफरत साफ महसूस हो रही थी। मन में बोला, तूने गलत बंदे से पंगा लिया। मैंने जल्दी से दिमाग में विलन्स की लिस्ट खंगाली, इसी से शुरुआत करता हूँ। बीच में ही बोल दिया, पश्चिम के राजा ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए काला जादू सीखा है। 10,000 लोगों की बलि देकर यह शक्ति हासिल की है। और फिर मैंने एक लंबा सा मंत्र पढ़ दिया। श्याहो युआन का चेहरा अचानक बिगड़ने लगा। उसके जिस्म से हजारों रूहों की चीखें सुनाई दी, इसे फांसी दो। महारानी खड़ी हो गई, आंखों में गुस्सा था। पूरा दरबार सन्न था। क्या ये अंधा सच में सब जानता है? तभी एक नौजवान अफसर बोला, हजूर, इसने जरूर पहले से जांच पड़ताल की होगी, ये कोई जादू नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़कर आराम से कहा, अच्छा, तो फिर सुन, 3 साल पहले जो एग्जाम टॉपर बना था वो नकल करके आया था। तेरे बाप ने एग्जामिनर को रिश्वत देते वक्त डर था कि कहीं वो भूल न जाए, तो उसने जो कोड़ा गिफ्ट किया था उस पर तेरा बचपन का नाम गुड्डू खुदवा दिया था, है कि नहीं? वो अफसर एकदम पीला पड़ गया, टांगे कांपी और धड़ाम से गिर पड़ा। फिर उसे भी घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा था। मैंने हल्की सी खांसी की और इत्मीनान से प्रधानमंत्री के सामने जा खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाया और उनके बूढ़े चेहरे पर टटोलने लगा। प्रधानमंत्री झेंप और गुस्से से मरे जा रहे थे। मैंने गंभीर होते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव में एक मुखिया है, नाम है झेंग जूझोंग। उसकी जन्म कुंडली और किस्मत बिल्कुल आपसे मिलती है। मुझे तो लगता है ये आपका बिछड़ा हुआ भाई है। प्रधानमंत्री का चेहरा फड़कने लगा। वो जानते थे कि वो मुखिया खुद उनका ही भेस है, पर सबके सामने मानना पड़ा, हाँ, ऐसा एक बड़ा भाई है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। प्रधानमंत्री रोने रोने को हो गए। जिंदगी भर की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। उन्होंने दयनीय नजरों से महारानी को देखा। महारानी थोड़ी शर्मिंदा होकर हाथ हिलाया, बस दरबार खत्म। मैं खिसकने की सोच ही रहा था कि महारानी ने आवाज दी, शू साहब, आप दिल्ली में न हो, चलो पैलेस में रहो, काम भी आसान रहेगा। मैं थोड़ा चौंका, ये मेरे साथ इतनी फ्रेंडली क्यों है?
फिर भी मैंने विनम्रता से मना किया, बहुत शुक्रिया, पर घर में बीवी इंतजार कर रही होगी, देर हुई तो वो चिंता करेगी। बीवी महारानी के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। अपनी बीवी से बड़ा प्यार है तुम्हें? मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी पुरानी स्टाइल में बोला, दुनिया में बहुत कुछ है, पर जो तीन चीजें सबसे जरूरी हैं वो है सुबह, शाम और मेरी जान। महारानी मेदुसा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जिंदगी में ऐसा सीधा और जोशीला इजहार कभी नहीं सुना था। दिल धड़कने लगा। शर्म में बोल बैठी, तुमने अच्छा कहा। फिर तुरंत मुंह दबाया और तेज कदमों से भाग गई। मैं सिर खुजाता रहा, ये हुआ क्या? फिर घर वापस आया। दरवाजा खुला तो जानी पहचानी खुशबू आई। अरे तुम कब आई? महारानी थोड़ा शर्माते हुए मिली। मैं मन ही मन खुश हो गया। हाथ पीठ पे बांधे आंगन में टहलते हुए सोचा, अच्छा है, दिल्ली में अब घर भी है, काम भी है। तभी एक कोने से एक पुराना सा देसी कुत्ता भौंकता हुआ निकल आया। जा जा, ये क्या तरीका है? मालिक घर आए हैं, दिखता नहीं। मैंने एक हल्की सी ठोकर मारी। वो असल में एक महाशक्तिशाली दिव्य जीव था, देश का रक्षक। जमीन पर लुढ़का, फिर उठा और गुस्से में झपटने लगा। मुझे एक पल के लिए खतरा महसूस हुआ। बिना सोचे एक तलवार की एनर्जी छोड़ दी। उस डिवाइन कुत्ते के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उस ताकत के आगे उसकी रूह कांप गई और अगले ही पल पूरा एटीट्यूड बदल गया। पूंछ हिलाने लगा, मेरे पैर चाटने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। बस इतना ही तो चाहिए था। पहले क्यों नहीं माना? मैलान यानरान पास खड़ी थी, दंग रह गई। ये डिवाइन जीव असली कुत्ते से भी ज्यादा चापलूस निकला। अगले दिन सुबह मैंने सिस्टम की दी हुई जड़ी बूटियां आंगन में लगाई और डिवाइन डॉग फूड का कटोरा निकाला। वांग चाय, खाना तैयार। दिव्य जीव को लगा, मैं ये सस्ता खाना कभी नहीं। और अगले पल मैंने उसका मुंह कटोरे में दबा दिया। खुशबू ने सारा घमंड तोड़ दिया। ये तो वो दुर्लभ डिवाइन फूड था जो हजारों साल में एक बार मिलता है। एक पल रुका, फिर सिर झुकाकर खाने लगा। पूंछ फैन की तरह हिलने लगी। यार ये तो बहुत बढ़िया है। तभी दोनों लड़कियां बाहर आई। आंगन में चमकती जड़ी बूटियां देखकर मैलान यानरान को लगा शायद नींद में है। महारानी मेदुसा के पैर लड़खड़ाए, लगभग गिर पड़ती। और सबसे बड़ा शौक, देश का दिव्य रक्षक जंजीर से बंधा कटोरे में मुंह डालकर खाना खा रहा था, जीभ लटकाए। मैलान यानरान ने झट से कटोरा छीना और स्टोरेज रिंग से एक डिवाइन मांस का टुकड़ा निकाला। आप तो देश के रत्न हैं, ये सस्ती चीजें आपके लिए नहीं। जंजीर खोलने लगी, पर कुत्ते ने उस मांस को देखा, नाक फुलाई और उपेक्षा से मुंह फेर लिया। इससे तो दांत भी नहीं भरेंगे। उस कटोरे में जो था वो कहीं ज्यादा था। मैलान यानरान की आंखें फटी रह गई। वांगचाई ने खुद अपने पंजे से जंजीर वापस गले में डाली और मेरे पास आकर पूंछ हिलाते हुए लिपट गया। महारानी ने आकर पूछा, तुमने इसे क्या खिला दिया? ये तो डिवाइन जीव है, पर हो गया है तुम्हारे पीछे पागल। मैंने हंसते सिर सहलाया, कुछ नहीं, गांव में कुत्ते पालने का एक्सपीरियंस है, ये बस मुझे पसंद करता है। महारानी का मुंह फड़का, कुछ कह नहीं सकती थी। तो आंगन की चमकती जड़ी बूटियों की तरफ देखकर बोली, और ये सब? मेरे पास जवाब तैयार था। आज सुबह एक बूढ़ा आदमी सब्जी बेच रहा था, बेचारा लग रहा था तो सारा खरीद लिया और यहीं लगा दिया। गुस्सा मत हो, पैसे फिजूल तो नहीं किए। महारानी ने उन जड़ी बूटियों को देखा जो आधी दिल्ली खरीद सकती थी और माथा पकड़ लिया, पर उनके अपने भी राज थे तो चुप रही। नाश्ते के बाद वो काम पर निकल गई। मैलान यानरान रुकी, बोली, मालिक, कल पैलेस से ऑफिशियल ड्रेस आई है, पहन कर देखो। उसने दरवाजे के पीछे से एक 3 ग्रेड की अप्सरी पोशाक निकाली। बॉस से मिलना है, थोड़ा फॉर्मल तो लगना चाहिए। मैलान आमतौर पर तलवार पकड़ती है, पर आज उसके हाथ नरम थे, बस कभी कभी उंगलियां मेरे सीने को छू जाती थीं। इस ठंडी तलवारबाज का चेहरा लाल हो जाता और वो झट से हाथ खींच लेती। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। पर आज वो अड़ी रही। चेहरा तवे जैसा गर्म था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी पूरा 1 घंटा लगाकर कॉलर ठीक किया। फिर राहत की सांस ली, माथे पर पसीना था। मैंने लाठी उठाई और बोला, चलो प्रधानमंत्री के घर चलते हैं। बाजार में चलते हुए चारों तरफ से बातें सुनाई दे रही थी। सुना, महारानी का नया चहेता एक अंधा है, 3 ग्रेड का अफसर बन गया। अरे भाई, असली एम्परर को पता चला तो छत उड़ा देगा। मैलान यानरान ने टोपी झुकाई और आंखें ऊपर कर ली। इन बेवकूफों को क्या पता, चहेता और एम्परर एक ही इंसान है। पर इन सबसे बेखबर शहर की परछाई में एक खतरा पल रहा था। एक अंधेरी गुफा में वांग चुआन ने खून की उल्टी की। आंखों में आग थी। शू फेंगयान, तूने मौत को बुलाया है। उसने एक कम्युनिकेशन डिवाइस खोली। उसमें एक खूबसूरत नागिन जैसी औरत नमूदार हुई। नाम था फेंगमिंग। वो बोला, मेरे एक काम करो, शू फेंगयान को खत्म करो, बदले में तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। वो औरत खुशी से कांपने लगी। कॉल बंद हुई। वांग चुआन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। वो भाई, उसे तो वो कब का मार चुका था। मुझे इस सब की कोई खबर नहीं थी। मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहुंच गया। नमस्कार। मैं झुकने लगा, पर प्रधानमंत्री भूत देखने जैसे उचक पड़े और मुझे थाम लिया। अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो रोने जैसी लग रही थी। मन में थे, बस ये जल्दी जाएं। मैं खुशी से बैठ गया। बताइए, कोई काम हो तो? उन्होंने सिर हिलाया। कौन पागल होगा जो उनसे काम करवाएगा। तभी एक खुशबू आई और एक बेहद खूबसूरत औरत अंदर आई।
उसने अपनी नरम उंगलियां मेरे कंधे पर रखी और मेरे करीब आ गई। आवाज में मिठास थी जो हड्डियां गला दे। ये थी फेंगमिंग, एक खतरनाक असैसिन जो सोच रही थी एक अंधे को उल्लू बनाना बाएं हाथ का खेल है। मैंने हल्का सा पीछे हटने की कोशिश की, पर वो पीछे पीछे आती रही। आप कौन है? मेरा नाम वूमिंग है, 6ठे ग्रेड की अफसर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नैलान यानान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। तलवार पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांप रहा था। तभी फेंगमिंग अचानक पीछे हट गई, सुरक्षित दूरी पर। पास आओ, दूर जाओ, ये खेल नादान लड़कों का दिल तोड़ता है। पर मुझ पर कोई असर नहीं था। मैंने मन में सोचा, पहले छुओ फिर शर्माकर हटो, ये तो क्लासिक मूव है। फेंगमिंग ने प्रोफेशनल अंदाज अपनाया, प्रधानमंत्री से बोली, महारानी की बर्थडे पार्टी की तैयारी में शू साहब को हेल्प चाहिए, मैं कर देती हूँ। सुनने में तो बढ़िया लग रहा था, पर असल में ये मुझे फंसाने की चाल थी। मैंने अंदर से सोचा, सबसे खतरनाक जाल वो होता है जो तुम्हारे भले के लिए कहकर बिछाया जाए। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि हाँ या न ढे। मेरी शांत आंखें देखकर बोले, ठीक है, जैसा तुम लोग सोचो। और ये बेकार का काम मेरे ऊपर आ गया। मन हुआ एक लाठी दे मारूं, पर का अफसर हूं, सब कुछ झेलना है। हम तीनों बाहर निकले। एटमॉस्फेयर बेहद अजीब था। फेंगमिंग की मीठी आवाज आई, शू साहब, बर्थडे में 7 दिन बचे हैं, कहीं प्राइवेट में बैठकर प्लानिंग करें। बात करते हुए उसकी तेज नजर नयान यानरान पर टिकी। मन में सोचा, इस नौकरानी की पावर बहुत है, पहले इसे हटाना होगा। नैलान ने पलटकर उसे ऐसे देखा जैसे हजारों साल पुरानी बर्फ हो। फेंगमिंग ने मुस्कुराकर नजर वापस दे दी। दोनों की नजरें टकराईं, हवा में चिंगारियां थीं। मैं बीच में था, सब इग्नोर करते हुए लाठी थपथपाई, यार सबसे पहले खाना, बाकी सब बाद में। तो परफेक्ट है। मैं दिल्ली में नहीं हूं, घर भी नहीं, एक बार खाना खिला दो। फेंगमिंग ने तुरंत अपना प्लान बदला और नरम आवाज में बोली। नैलान यानरान ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, नहीं, घर में मालकिन है, थोड़ा शर्म करो। बस खाने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम तो बस नौकरानी हो, बड़ी बोलती हो। कोई नहीं जानता था कि तुम भाभी हो, फेंगमिंग ने भोली आंखें बनाकर कहा। बात बिगड़ती जा रही थी। मैंने झट से दोनों को अलग किया। घर में जो मेरी बीवी कहे वही होता है। तो आना चाहती है पर उनकी मर्जी से। फेंगमिंग थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बड़ा अफसर असल में अपनी बीवी का पालतू है। नैलान यानरान मुंह बनाना चाहती थी, पर चुप रही। कोई बात नहीं, चलते हैं। मैंने लाठी उठाई, पर फेंगमिंग की नजर नैलान नाम सुनते ही तेज हो गई। उसने उस साधारण नौकरानी को ध्यान से देखा। ये तो वो मशहूर तलवारबाज है, और ये एक अंधे आदमी की नौकरानी बन गई। घर पहुंचे। आंगन में एक सिंपल कपड़ों में औरत, एप्रन पहने, हाथ में गर्म खाने का कटोरा लिए किचन से निकली। आ गए, हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ। महारानी मेदुसा ने मुझे वार्म स्माइल दी, पर नजर फेंगमिंग पर पड़ी। एक हल्की सी भौं उठी। ये मेरे साथ काम करती हैं, खाना खाने आई हैं, मैंने सहजता से कहा। महारानी ने मन में कुछ महसूस किया, पर घरवाली की तरह मुस्कुराकर बोली, ठीक है। फेंगमिंग उस पर बिजली सी खड़ी रह गई। वो एनर्जी, वो ऑरा, ये तो महारानी है। और ये खूनी असैसिन के पैर कांपने लगे। फेंगमिंग बैठे बैठे बेचैन थी। अभी मुंह खोला ही था कि महारानी ने उसे आंख दिखाई और होंठ पर उंगली रख दी, फिर मेरी तरफ इशारा किया। फेंगमिंग समझ गई, सिर हिलाया और चुप हो गई। मन में सोचा, महारानी के हाथ का बना खाना खाने को मिल रहा है, कल फांसी भी लगे तो कोई गम नहीं। उसने खुशी खुशी मछली का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, और एक साथ कड़वा, तीखा, नमकीन और अजीब सा स्वाद फट गया। फेंगमिंग का दिमाग घूम गया। थूकने ही वाली थी कि देखा, मैं और नैलान यानरान भी गर्दन अकड़ाकर अजीब चेहरा बनाकर निगल रहे हैं। महारानी को कुछ लगा, खाना ठीक नहीं है क्या? मैंने सच बोला, बहुत बढ़िया है। फेंगमिंग ने झटपट अंगूठा दिखाया, जिंदगी बचानी थी। नैलान यानरान चुपचाप चाय से कुल्ला करने लगी। महारानी ने देखा, फिर फेंगमिंग के फिगर पे एक नजर डाली और पूरी मछली की प्लेट उसकी तरफ खिसका दी। अच्छा लगा तो और खाओ। फेंगमिंग की स्माइल जमी रह गई, आंखें बंद, आंसू बहाते हुए कोयला खाने जैसे पूरी प्लेट साफ कर दी। आंखें खुली तो लगा दादी नानी बुला रही हैं। और लो, अभी तो बहुत है। महारानी ने मुस्कुराते हुए एक और प्लेट बढ़ाई। फेंगमिंग का मुंह भर आया। मैं अब और नहीं देख सका, उठकर बोला, लाओ, मैं थोड़ा ठीक करता हूं, ये मेरी पहली रसोई है, बर्बाद नहीं होने दूंगी। महारानी की आवाज में अनजाने में एक रॉयल वार्निंग आ गई। मैंने नरमी से हंसते हुए कहा, आपने गलत कहा, आपने तो नींव रखी है, मैं बस थोड़ा रंग चढ़ा रहा हूं। जैसे बादशाह ने नक्शा बनाया, मंत्री ने सजाया, दोनों ने मिलकर किया। आपके बिना शुरुआत होती तो मेरी फिनिशिंग कहाँ होती। आंगन में सन्नाटा छा गया। महारानी की चॉपस्टिक्स हाथ से गिर पड़ी। फेंगमिंग भी हैरान रह गई, ये इजहार है या बस बात? मीठा तो शहद से भी ज्यादा था। फेंगमिंग ने चुपके से देखा, खून बहाने वाली महारानी के कान अनार जैसे लाल हो गए थे। नैलान यानरान ने झटपट छोटी नोटबुक निकाली और ये बात नोट कर ली। महारानी दुनिया की सबसे पावरफुल है, पर इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं खाना ठीक करके वापस आया। महारानी ने तुरंत एक टुकड़ा उठाया, स्वाद जीभ पर पड़ा और पूरी बॉडी एक पल को काम गई। आंखों में एक चमक आई जो पहले कभी नहीं आई थी। ये हंसी उन्होंने एम्परर बनने के बाद पहली बार किसी के सामने ऐसे दिखाई थी। लो, थोड़ा और। मैंने उनकी प्लेट में और डाल दिया। महारानी का वो बड़प्पन वाला अंदाज कहीं गायब हो गया था। धूप में उनकी छोटी सी मुस्कान चमक रही थी।
आंखों में एक लड़की वाली मासूमियत थी। बस नहीं हुआ मुझे। नैलान यानरान पास बैठी थी। उसकी चॉपस्टिक्स हिली ही नहीं, खाना कम और दूसरों का प्यार ज्यादा देखने को मिला था। आधे घंटे बाद महारानी अफसोस के साथ उठी। ढेर सारे काम इंतजार कर रहे थे। जाते ही फेंगमिंग उचकी, साहब बर्थडे पार्टी प्लानिंग करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, जल्दी क्या है? फिर वांगचाई की तरफ देखा। चल बाहर। उस डिवाइन जीव ने एक दबी हुई आवाज निकाली। उसे जमीन से चिपक कर बैठना था, ये किसी भी तरह से उसे मंजूर नहीं था। मैंने रस्सी खींची, वो नहीं हिला। मैंने एक ठोकर लगाई, उठ, नहीं तो आज रात तुझे पका दूंगा। वो गुस्से से उछला, पर अगले पल मैंने धीरे से कहा, तीन, दो, एक। इसके बाद एक दाना नहीं मिलेगा। अगले ही सेकंड वो उछलकर खड़ा हो गया, पूंछ हिलाने लगा, मेरे पैर चाटने लगा। इज्जत? वो तो डिवाइन फूड के सामने कुछ भी नहीं। मैं खुशी से उसे लेकर निकला। नैलान, यानरान और फेंगमिंग एक दूसरे को देखकर चुपचाप पीछे चल दिए। तभी एक बड़े जनरल शू मोशवान तेज कदमों से दिल्ली में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बॉर्डर पर जांच में पता चला था कि आधे से ज्यादा कमांडर्स बागी वांग युआन के साथ मिले हुए थे। उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे ही रिपोर्ट लिखी और जल्दी से महारानी के पास भेजी। फिर सोचा, पहले शू फेंगनियान से मिलते हैं, कोई सोल्यूशन निकलेगा। पर रास्ते में जो नज़ारा देखा वो याद आने वाला था। मैं एक पेड़ के पास खड़ा था, बड़बड़ा रहा था, जल्दी कर, इतनी देर से घुमा रहा हूँ। कुत्ते ने इधर उधर देखा, कोई जानने वाला नहीं। नैलान भी चुप रहेगी। हिम्मत करके पैर उठाया। ठीक उसी पल मेरी आवाज़ आई और वो जम गया, रुक नहीं सका। एक काम हो गया, साथ में सिर धीरे धीरे घुमाया। जनरल की नज़र से नज़र मिली। जनरल वहीं खड़े रह गए, आंखें मली। ये देश का डिवाइन रक्षक एक पेड़ के नीचे, सड़क किनारे ऐसे। कुत्ते ने पैर नीचे किए और एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। वो फ्रेंडशिप एक झटके में खत्म हो गई। मुझे किसी के आने का अंदाजा हुआ। हंसते हुए कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, तुम दिल में? चलो चाय पिलाता हूँ। जनरल ने जैसे तैसे कहा, बस किसी से मिलने आया था। पास खड़ी फेंगमिंग सन थी। ये तो 6 देश जीतने वाले जनरल हैं और इनके सामने इस अंधे की हालत। नैलान यानरान ने धीरे से मेरी बांह खींची। मालिक, बर्थडे पार्टी याद है? हाँ हाँ, सही कहा। मैंने माथा ठोका। जनरल से बोला, आज काम है, माफ करना, फिर कभी बैठते हैं, और रस्सी खींचकर वापस चल दिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा, बधाई हो, एक बड़े विलन को कमजोर किया। रिवॉर्ड, एक टॉप लेवल टेक्निक और 20 साल की प्योर एनर्जी। एक झटके में मेरे अंदर पावर की बाढ़ आ गई, सीधे अगले बड़े लेवल पर पहुंच गया। और बोनस, 3 ऐसे क्लोन्स बना सकता था जो मेरी ही 60% ताकत रखते हों। वापस आकर मैं और फेंगमिंग बगीचे में बैठकर पार्टी की प्लानिंग करने लगे। उधर वांग चुआन को पता चला कि उसके बॉर्डर के आदमी पकड़े गए। गुस्से में उसने एक पुराना अजीब सा आंख जैसा पत्थर निकाला, बड़े पुराने जमाने की चीज, जिस पर ये निशान लगे वो छुप नहीं सकता। उसने एक्टिवेट किया। सोचा फेंगमिंग की जासूसी करें, पर स्क्रीन पर जो दिखा उससे दोबारा बिजली गिरी। बगीचे में फूल उड़ रहे थे। फेंगमिंग दोनों हाथों पर ठोड़ी टिकाए बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आवाज में मिठास थी। अभी सोच रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपका कुत्ता बड़ा अच्छा है। कैसे सिखाया? खाना बंद करो, सीख जाएगा। दोनों हंसी मजाक में थे और स्क्रीन पर दिख रहा था एक ट्रेन्ड असैसिन पूरी तरह पिघली हुई। वांग चुआन को उल्टी होने वाली थी। उसने स्केलर पर इतनी मेहनत की और वो उसके दुश्मन के साथ इस तरह बैठी है। गुस्से में वो पीछे गिरा, पर्दा गिर गया। उसने खुद को समझाया, नहीं, जरूर वो उसे फंसा रही है, पर खुद को ही पता था ये एक्सक्यूज बेकार है। घर में कोई नहीं था, सीधे काम क्यों नहीं किया? उधर बगीचे में फेंगमिंग ने पूछा, साहब बर्थडे पार्टी कैसी होनी चाहिए? मुझे हंसी आई। ये तो बस एक बड़ा कंपनी इवेंट है। पहले फेस्टिव माहौल बनाओ, फिर बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, खाना पीना हो, फिर कुछ एंटरटेनमेंट, डांस, पोएट्री, म्यूजिक, सबसे गिफ्ट्स लो, अंत में एक फाइट कंपटीशन। मैंने एक रेडीमेड प्लान निकाला और उसे दे दिया। फेंगमिंग ने ऐसे लिया जैसे खजाना मिल गया। माथे से लगाया, पढ़ने लगी, साहब ये तो कमाल है। साथ में आंखें भी चमकाती रही, पर एक अंधे पर यह सब बेकार था। फेंगमिंग ने सोचा, मैं इतनी मेहनत से आंखें मार रही हूँ और इसे पता तक नहीं। वैसे सुना है एक मशहूर किलर का नाम भी फेंगमिंग है। वो वांग चुआन के बारे में क्या सोचती होगी? मैंने मन में प्लान करते हुए पूछा। फेंगमिंग ने एक पल रुककर नफरत से कहा, घमंडी आदमी, जिसमें जिंदगी है बस। फिर मेरी तरफ देखकर नरम होकर बोली, वांग चुआन और साहब की तुलना हो ही नहीं सकती। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। इस लड़की में जबरदस्त टैलेंट है, पर इसे पता नहीं कि उसका भाई कब का जा चुका है और वो बेकार में वांग चुआन की नौकरी कर रही है। उधर वांग चुआन ने गुस्से में कीमती कप तोड़ा और अंधेरे में चिल्लाया, 7 तलवारों वाले उस्ताद, इन दोनों को खत्म करो। परछाई से एक बूढ़ा आदमी निकला, कमर पर 7 छोटी छोटी तलवारें, चुपचाप झुका और हवा में गायब हो गया। मैं बगीचे में बैठा था। फेंगमिंग थोड़ी टिकाए देख रही थी। नैलान यानरान तलवार लिए पास खड़ी थी। अचानक एक हवा चली, फूल उड़े और पीठ के पीछे बिना आवाज के 7 तलवारें एक साथ निकली। ठीक उसी वक्त मैं उठा, आलस में लाठी पीछे की तरफ घुमाई, सटाक उस उस्ताद की कलाई पर लग गई। 7 तलवारें छनछनाती हुई जमीन पर गिर गईं। वो सन्न रह गया। 100 साल की मेहनत से बनाई टेक्निक
एक लाठी ने तोड़ दी। मुझे लगा कुछ लगा, उलझकर पीछे मुड़ा, खाली नजरों से उस दिशा में देखा। कोई था क्या? वो उस्ताद पसीने में भीग गया। ये कोइंसिडेंस था या उसने पीले कागज का एक पुराना नक्शा निकाला? अपनी सबसे बड़ी टेक्निक यूज करने वाला था, पर कागज निकलते ही हवा ने उड़ा दिया। वो नक्शा सीधे मेरे हाथ में आ गिरा। मैंने छूकर देखा, कागज है, कुछ बना हुआ है। खोला, फिंगमिंग ने देखा और हंसी। ये क्या बना है? कुछ समझ नहीं आया। नैलान यांद्रा ने देखा, 3 साल के बच्चे की ड्राइंग लगती है। मैंने भी सिर हिलाया। हाँ, बड़ी अजीब है। वो उस्ताद की मूछें फड़कने लगी। वो नक्शा उसने महीनों में बनाया था, बर्थडे पार्टी में कियास मचाने के लिए, और इन्होंने इसे बकवास कह दिया। उसने गुस्से में सारी एनर्जी छोड़ी और तलवार की तरह सीधे मेरी तरफ आया। मैं उसी वक्त झुककर नक्शा देख रहा था। उसका वार खाली निकल गया। वो रुक नहीं पाया और सीधे कुत्ते के घर में जा घुसा। वांगचाई अंदर सो रहा था। आउच! गुस्से में बाहर निकला और भौंकने लगा। मैंने आवाज सुनकर पूछा, वांगचाई क्या हुआ? चूहा आया क्या? वो उस्ताद घर से निकला, सिर पर तिनके लगे थे। इतनी बेइज्जती उसने कभी नहीं झेली थी। वो फिर हमला करने को था कि मेरे हाथ में डिवाइन डॉग फूड का थैला देखा। उसके पेट ने गद्दारी की, जोर से बोला। उसे खुद पर शर्म आई। मैंने टटोल कर एक मुट्ठी डॉग फूड उठाया और आगे बढ़ाया। लो भाई, ट्राई करो, मेरा स्पेशल स्नैक है। वो उस्ताद उस डॉग फूड को देखकर कांप रहे थे, पर हाथ रुक नहीं रहा था। उन्होंने एक दाना मुंह में डाला और आंखें फटी रह गईं। ये तो दुर्लभ डिवाइन चीज थी जो हजारों साल में नहीं मिलती। बस सब भूल गए, कुत्ते के घर के पास बैठकर खाने लगे। वांगचाई ने गुर्राया। मैंने एक और मुट्ठी उसे दी। शांत, मेहमान आए हैं। फेंग मिंग और नैलान यानरान एक दूसरे को देखते रहे। ये तो वो खतरनाक उस्ताद थे जिनसे दुनिया कांपती थी, और अब कुत्ते के घर के पास डॉग फूड खा रहे थे। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। महारानी मेदुसा अंदर आई। खबर थी कि कोई हमलावर आया है, पर जो नजारा देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। उस उस्ताद ने एनर्जी महसूस की, घबराकर घुटने टेक दिए। सरकार को प्रणाम। मैंने सुना और समझ गया। अरे, महारानी आ गई। माफ करना, स्वागत नहीं हो पाया। महारानी की नजर मेरे हाथ के नक्शे पर पड़ी। ये क्या है? बस ऐसे ही मिल गया था। महारानी ने देखा, चेहरे पर हल्का बदलाव आया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये बागियों का पार्टी प्लान था और तुमने इसे बेकार कह दिया। मैंने ऑनेस्टली कहा, रंग गड़बड़, लेआउट भीड़ भाड़ वाला, कोई स्टाइल नहीं। महारानी की आंखों में हंसी थी। बर्थडे पार्टी अब ऑफिशियली मेरे जिम्मे थी। फेंग मिंग दबी हंसी हंस रहे थे। वो उस्ताद अभी भी कुत्ते के घर के पास बैठे थे, खाएं या न खाएं वाली हालत। महारानी ने उन्हें गार्ड्स के हवाले किया। जाते जाते उनकी नजर उस डॉग फूड के थैले पर थी। मैंने सिर हिलाया। बेचारे सच में भूखे लग रहे थे। महारानी पास आई। पार्टी के लिए कुछ चाहिए हो तो बताओ। मैंने नाक खुजाई। एक आइडिया आया, चिंता मत करो, ऐसी पार्टी होगी जो कोई भूल नहीं पाएगा। महारानी की आंखों में क्यूरियोसिटी आई, पर कुछ पूछा नहीं। उन्हें पता था ये अंधा हमेशा कुछ अलग करता है। जाने के बाद मैं नक्शे को देखता रहा। फेंगमिंग ने धीरे से पूछा, साहब प्लान क्या है? मैंने रहस्यमय मुस्कान दी। स्वर्ग का न्यू ईयर शो। नालान और फेंगमिंग दोनों हंस दिए। मैंने डिटेल में नहीं बताया, पर मन में लिस्ट बनाने लगा। लाइट्स, साउंड, स्टेज इफेक्ट्स, इंटरैक्टिव गेम्स, लकी ड्रॉ, कॉमेडी एक्ट्स, सब चाहिए। सोचते सोचते मुझे भी हंसी आ गई। और वो बेकार सा बागियों का नक्शा, उसे चाय की केतली के नीचे रख दिया। टेबल वॉबल कर रही थी। वेस्ट नहीं, यूज में आया। मैंने संतुष्टि से केतली थपथपाई। पार्टी की प्लानिंग शुरू हो गई, पर मेरे मन में महारानी की बात थी। उनकी एनर्जी बड़ी कमजोर लगती थी। दोपहर की फुर्सत में मैंने आंखें बंद करके अपनी सेंसिंग एक्सटेंड की उनके कमरे की तरफ। वो गोल्डन गाजर वाली छोटी बनी थी, पर आज उसके कान झुके हुए थे। उसके आसपास कुछ गहरे धागे थे जो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खा रहे थे। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, हाई लेवल एनर्जी डिस्टर्बेंस डिटेक्टेड, एनालिसिस, पुरानी इंजरी, कोल्ड पॉइजन अभी भी शरीर में है, ट्रीटमेंट इमिंग सोल फ्लावर रिकमेंडेड। मुझे याद आया वो फ्लावर तो मैंने पहले ही यूज कर दी थी, तो सच में उन्हें पुरानी तकलीफ है। खैर, वो फ्लावर खत्म है, पर उसके बीज 3 दिन पहले लगाए थे। आंगन में दूसरी वार्म एनर्जी वाली जड़ी बूटियां थीं। उन्हें मिलाकर कुछ बन सकता था, पूरी तरह ठीक नहीं, पर आराम जरूर मिलेगा। मैं उठकर आंगन की तरफ बढ़ा। सेंसिंग से हर पौधे की एनर्जी दिख रही थी। मैं बैठकर जड़ी बूटियां चुन रहा था कि नैलान यानरान आई। मालिक, कुछ चाहिए? मैंने कहा, बस एक हर्बल टी बना रहा हूं। उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप पास खड़ी हो गई। मैंने चुने हुए पौधे धोए, पानी डाला, धीमी आंच पर चढ़ाया। सेंसिंग में दिख रहा था, सब कलर्स मिलकर एक वार्म ऑरेंज ग्लो बना रहे थे। हांडी हिलाते हुए मन में बड़बड़ाया, इसे खुद का ख्याल रखना नहीं आता। इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें। बात खत्म नहीं हुई थी कि दरवाजे पर आहट आई। महारानी मेदुसा खड़ी थी, सादे कपड़ों में। चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी। मेरी बात सुननी थी उन्होंने। मैं झट से उठा। आप, पार्टी तो रात को है। वो आंगन में आई, हांडी देखकर बोली, क्या बना रहे हो? बस हर्बल टी। मैंने चम्मच उठाया टेम्परेचर चेक करने के लिए। महारानी ने चम्मच ले लिया। मैं चख लेती हूँ। उन्होंने एक घूंट लिया, आंखें हल्की सी खुली। मैंने एक्सप्लेन किया, बस वार्म हर्ब्स हैं, रोज पीने से फर्क पड़ेगा। महारानी ने चम्मच रखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है ना,
मैं अनजान बनकर कहा, क्या पता। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा, जानते हुए कि मैं देख नहीं सकता, कि मैं मेदुसा हूं, कि पुरानी इंजरी है, कि मैं तुम्हें कई साल छुपाया। मैंने सिर खुजाया, हल्के से कहा, मुझे बस इतना पता है कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, उसे देखभाल चाहिए, बाकी सब बाद में। महारानी जम गई। जो बात वो कहने आई थी वो गले नहीं रह गई। मैंने टटोल कर जेब से एक छोटा सा पुड़िया निकाला, खोला। कुछ अंबर रंग की कैंडी थी। टी बनाते वक्त ये भी बना लिए। बोला है, चखो, मीठा है कि नहीं। एक कैंडी उठाई और नेचुरली उनके होठों के पास ले गया। महारानी ने बिना सोचे मुंह खोल लिया। मीठा टेस्ट जीभ पर फैला, हल्की सी हर्ब्स की खुशबू के साथ। उनके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। जो सीरियस माहौल था वो एक पल में पिघल गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा। महारानी ने कैंडी चबाते हुए धीरे से कुछ बोला। आंखों में वो रॉयल रुआब कहीं गायब था, जैसे लगे कि कुछ और कहना है। मैंने दूसरी कैंडी भी दे दी। गले के लिए अच्छी है। अब बोल ही नहीं सकती थी, गाल फुलाए मुझे घूरती रही। पर उन आंखों में कोई एम्परर नहीं था, बस एक लड़की थी। नैलान यानरान कब से पीछे हट गई थी और उसके कंधे हिल रहे थे। मैं टी हिला रहा, आराम से बोला, रोज एक बोल, 3 महीने में ठीक हो जाएगा। महारानी ने धीरे से पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो। मैंने नेचुरली कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे लिए ना करूं तो किसके लिए करूं। महारानी चुप हो गई। सेंसिंग में दिखा वो गोल्डन बनी अब जोर जोर से नाच रही थी। कान खड़े हो गए थे। महारानी ने मुड़ते हुए कहा, आज रात पार्टी के बाद बात करनी है, इंतजार करना। और तेज कदमों से निकल गई। मैं टी हिलाता रहा, मन में सोचा, ये अपनी बड़ी शर्मीली है। टी तैयार होने पर मैंने फिल्टर करके बॉटल में भरा, नैलान को दिया। रोज सुबह दे देना। नैलान ने बॉटल लेते हुए देखा, मालिक, आप सच में बात अधूरी छोड़ दी। मैंने हाथ हिलाया, जा जल्दी। आंगन में शांति थी। मैं पत्थर की बेंच पर बैठा। सिस्टम ने नोटिफाई किया, इंपॉर्टेंट इमोशनल इवेंट ट्रिगर्ड, टास्क लिस्ट अपडेटेड। मैंने सोचा बाद में देखूंगा, पर मन में था, आज रात महारानी क्या कहेंगी, शायद सब बता दें। मुझे पहले से आधा आधा पता है, पर जब तक वो नहीं बोलती मैं भी नहीं बोलता। इस तरह जिंदगी आसान रहती है। वांगशाई आकर मेरी टांग से लिपट गया। मैंने सिर सहलाया, आज रात पार्टी में चुपचाप रहना, खाना मत चुराना। उसने एक प्रोटेस्ट की आवाज निकाली। मैंने हंसते हुए एक मुट्ठी डॉग फूट दिया। मन में रात की पार्टी और उसके बाद की बातों का इंतजार था। जो भी हो, जिंदगी तो अच्छी है और आगे और अच्छी होगी। मैं गुनगुनाता हुआ बेंच से उठा। नैलान यानरान दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। मन में आया, पार्टी से पहले फ्रेश सब्जी लाते हैं। नैलान, बाजार चलोगी, सब्जी लानी है। अंदर से आवाज लगाई, वांगचाई तू भी चल। वो घर से उछल कर निकला, पूंछ हिलाने लगा। हम तीनों, मैं, नैलान और कुत्ता, निकल पड़े। दोपहर में दिल्ली की सड़कें रौनक से भरी थी। आवाजों का मेला था। सेंसिंग में हर इंसान अलग कलर में दिख रहा था। आम लोग हल्के सफेद, लो लेवल प्रैक्टिशनर्स थोड़े ब्राइट, ऑफिशियल्स वाले ज्यादा गहरे। चलते चलते एक परेशान आवाज सुनाई दी, जानी पहचानी, प्रधानमंत्री। सेंसिंग में देखा, उनकी एनर्जी एक स्टोन टेबल के चारों तरफ हिल रही थी। सामने एक बच्चे की नारंगी एनर्जी, वो चेस खेल रहे थे। नैलान ने धीरे से कहा, प्रधानमंत्री जी 3 बार से हार रहे हैं। मुझे हंसी आते आते रुकी। पास जाकर सुना, एक और बार। मैं नहीं मानता। बच्चे ने मासूमी से कहा, दादाजी वादा है ना, हारे तो कैंडी एप्पल दिलाओगे। मैंने टोका, भाई आज लक नहीं है। प्रधानमंत्री ने देखा, मुझे देखकर चेहरा बना, इज्जत और शर्म दोनों एक साथ। फिर बोले, आओ भाई तुम ही खेलो। मैं वैसे भी बाहर निकला था, बैठ गया, आंखें बंद की। सेंसिंग में पूरा चेस बोर्ड दिख रहा था, हर पीस अपनी एनर्जी के साथ। बच्चे ने कहा, अंधे चाचा आपकी बारी। मैंने हाथ बढ़ाया, पीस ढूंढी, एक जगह रखी। बच्चा थोड़ा रुका। प्रधानमंत्री को जैसे झटका लगा, अरे ये तो कमाल है। हर मूव सिंपल लगता था, पर हर बार बच्चे का अटैक रुक जाता। बच्चे का चेहरा लाल होने लगा। जब फाइनल पीस रखी, बच्चा रो पड़ा। अंधे चाचा ने चीटिंग की, पर कैंडी एप्पल भी मांगना नहीं भूला। प्रधानमंत्री खुशी से उछले, 2 कैंडी एप्पल दिलाता हूं। बच्चा रोते हुए मुस्कुराया और भाग गया। प्रधानमंत्री ने हैरानी से कहा, भाई ये तो कमाल की बात है। मैंने हंसकर कहा, बस लक था। असल में सेंसिंग में खेलना और आंखें खोलकर खेलना एक जैसा है। तभी एक ऑफिशियल प्लेन क्लोज में तेजी से आया। प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा, चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने मुझे झुककर कहा, भाई जरूरी काम आ गया, फिर मिलते हैं। और तेज कदमों से निकल गए। मैंने सेंसिंग में उस नोट की एनर्जी देखी, खून और बर्फ जैसी। बॉर्डर से इमरजेंसी रिपोर्ट थी, पर अभी मेरा काम नहीं। हम आगे चलते रहे। नैलान यानरान ने कहा, मालिक आज बड़े खुश है। मैंने हंसकर कहा, धूप अच्छी है, मन अच्छा है। वो थोड़ी चुप रही, फिर एक छोटी नोटबुक निकाली और कुछ लिखने लगी। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो। वो घबरा गई, कुछ नहीं, बस डेली नोट्स। सेंसिंग में उस नोटबुक का कवर दिखा, एम्पेरर की डायरी लिखा था। काजे पेज पर लिखा था, आज साहब मुस्कुरा रहे थे जैसे शरारती बिल्ली। मैं हंसी दबाते हुए आगे बढ़ा। पुराने सब्जी वाले की दुकान आई, जिनसे पहले भी बात हुई थी। उन्होंने खुशी से कहा, आ गए, आज फ्रेश स्पिरिचुअल वेजिटेबल्स आई हैं। मैंने कुछ सब्जियां और एक लाइव मछली ली, रात में अच्छा खाना बनाना था। जाते जाते सब्जी वाले ने दबी आवाज में कहा, सुना है बॉर्डर पर कुछ हो रहा है। मैंने शांति से कहा,
हम जैसे आम लोगों को क्या पता। वो हंस दिए। वापस चलते हुए एक टी हाउस के पास रुका। अंदर एक कहानी सुनाने वाला था। वो बता रहा था कि महारानी ने कैसे देश संभाला। मैं थोड़ी देर सुनता रहा। नैलान ने पूछा, अंदर बैठे? मैंने मना किया, रात की पार्टी की तैयारी करनी है। मुड़ते हुए टी हाउस से कुछ लोग निकले, जंगी अंदाज में, आपस में धीरे बोल रहे थे। बॉर्डर पर हलचल है, बर्थडे पार्टी में सब बड़े लोग जमा होंगे, यही सही मौका है। उनकी एनर्जी में एक बुरी सी खिंचाव थी। नैलान का हाथ तलवार पर गया। मैंने हल्के से सिर हिलाया, अभी नहीं, इनको अलर्ट नहीं करना। वो गली में मुड़ गए। मैंने उनकी एनर्जी याद कर ली, रात में नजर रखनी होगी। घर आकर मैं खाना बनाने लगा। नैलान ने हेल्प की। वांगचाई किचन के दरवाजे पर लार टपकाते बैठा रहा। सब्जी काटते हुए मैंने पूछा, नैलान, रात की पार्टी ठीक रहेगी ना? उसने सीरियसली जवाब दिया, मालिक जहां हो सब ठीक रहता है। इतना भरोसा? क्योंकि मालिक हमेशा कुछ अलग करते हैं। मुझे थोड़ी शर्म आई। टॉपिक बदला। वो स्पेशल इफेक्ट रात में टाइम पर तैयार होना चाहिए। नैलान ने नोट कर लिया। तभी फेंगनिंग बाहर से भागती हुई आई। वेन्यू की फाइनल चेकिंग से लौटी थी। साहब, सब परफेक्ट है, वर्कर्स लास्ट टच कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। फेंगनिंग ने किचन में देखा, आंखें चमकी। मैं भी हेल्प करूं? मैंने सोचा इसका टेस्ट तो अच्छा है, रेटिंग कर दो। हम चारों, मैं, नैलान, फेंगमिंग और गेट पर बैठा वांगचाई, शाम तक रात की पार्टी के लिए तैयारी करते रहे। शाम ढलते ढलते सब तैयारियां पूरी हो गईं। मैंने नई ड्रेस पहनी। नैलान यानरान ने कहा, मालिक बड़े अच्छे लग रहे हो। वांगचाई को भी नहलाया गया था, चमक रहा था। फेंगमिंग ने डीप पर्पल ड्रेस पहनी थी, थोड़ी ज्यादा फॉर्मल, कम ग्लैमरस। नैलान सफेद कपड़ों में थी, पीठ पर तलवार। हम निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नैलान ने खोला। महारानी मेदुसा खड़ी थी, अकेली, कोई बॉडीगार्ड नहीं। उनकी एनर्जी आज थोड़ी वार्म थी, मेडिसिन काम कर रही थी। उन्होंने कहा, रास्ते में था, सोचा साथ चलूं। मुझे कोई एतराज नहीं था। हम चारों और वांगचाई लिंगशाओ हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में महारानी मेरे पास चलती रहीं। कभी कभी धीरे से बोलती, आगे सीढ़ी है। मैं सेंसिंग से देख सकता था, पर ध्यान रखे जाने का एहसास अच्छा लगता था, तो चुप रहा। हॉल के पास पहुंचते हुए महारानी ने कहा, आज रात पार्टी के बाद गार्डन में मिलना। मैंने कहा, ठीक है। वो रुकी, बोली, कुछ बातें बहुत दिनों से रुकी हैं। मैंने हंसकर कहा, मेरे पास भी कुछ है। उनके कदम हल्के हो गए। नैलान और फेंगमिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में हंसी थी। वांगचाई सबसे आगे दौड़ रहा था। शाम की रोशनी में हमारी परछाई लंबी हो गई थी, एक वार्म पेंटिंग जैसा। पर मैं जानता था, इस शांति के नीचे कुछ हलचल है। पार्टी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। ये उनका बर्थडे गिफ्ट था मेरी तरफ से। मैं साइड रूम में खड़ा था, कपड़े ठीक कर रहा था। नैलान ने कहा, मालिक वक्त हो गया। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तभी सिस्टम की एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आई, फाइनल मिशन लॉन्च, महारानी को बचाओ और सबके सामने प्रपोज करो। अभी नोटिफिकेशन की आवाज गई ही थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज आई। गार्ड्स चिल्लाए, बागी फौज ने हमला कर दिया। हॉल में भगदड़ मच गई। महारानी थ्रोन से उठ खड़ी हुई, चेहरा शांत, आवाज में पावर। गार्ड्स कहाँ हैं? जनरल शू मोशवान आगे आए, मैं हूं हुजूर, और बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ा था। मन में आया, वांग चौहान की टाइमिंग देखो, बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। सिस्टम का फिर नोटिफिकेशन, वॉर जोन डिटेक्टेड, न्यू पावर टेम्पररी अनलॉक्ड। मैंने आंखें बंद की, नई एबिलिटी एक्टिव हुई। पूरी दिल्ली की एनर्जी एक मैप की तरह दिखने लगी। बाहर से खून जैसी रेड एनर्जी के बादल आ रहे थे, बागियों की किलिंग ऑरा, और उनके बीच एक गहरी काली एनर्जी, वांग चुआन, नफरत और पागलपन से भरी। मैंने नैलान से कहा, तुम महारानी की हिफाजत करो। उसने पूछा, आप? मैंने हंसकर कहा, पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। फेंगमिंग भीड़ में से निकल कर आई, मैं भी साथ चलूंगी। मैंने मना किया, पर वो रुकी नहीं। जनरल शू मोशवान ने डिफेंस बनाया था, पर दुश्मन की फौज बड़ी थी और उनके साथ पावरफुल फाइटर्स भी थे। मैंने सेंसिंग से देखा, 3 ग्रे रोब्ड प्रैक्टिशनर्स छुपे हुए थे, जो सोल्जर्स की कंसंट्रेशन तोड़ने वाला जादू कर रहे थे। मैंने फेंगमिंग से कहा, वो 3 दिख रहे हैं? उसने देखा। हाँ, मैं जाऊं? नहीं, मैंने कहा, मैं खुद हैंडल करूंगा। मैंने स्लीव से एक छोटी बेल निकाली, हिलाई, एक साफ आवाज निकली और एनर्जी के साथ मिलकर पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। उन तीनों का जादू एक झटके में टूट गया। उन्होंने ऊपर देखा। मैंने आंखें बंद की, उनकी पोजीशन लॉक की। फिर एक फिंगर स्नैप और 3 एनर्जी स्ट्राइक्स उनके कोर पे लगी। तीनों गिर गए, जादू टूटा, सोल्जर्स की ताकत वापस आई। जनरल शू ने अटैक किया, पर बागियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, दीवारें टूट रही थीं। और फिर वांग चुआन दिखा। मेदुसा, आज तुम्हारी मौत है। महारानी कब आ गई थी वहां? वो मेरे पास खड़ी थी, शांत आवाज में बोली, कोई रास्ता है? सिस्टम ने तुरंत सजेस्ट किया, सेंसिंग से पूरे शहर की एनर्जी नोड्स को जोड़ो। पार्टी के लिए जो लाइट्स लगाई हैं, वो सब डिफेंस में काम आएंगी। मेरी आंखें चमकी। मैंने आंखें बंद की, पूरी सिटी की एनर्जी स्क्रीन पर आ गई। वो सारी पार्टी लाइट्स एनर्जी से भरे एक बड़ी शील्ड बन गए। एक ट्रांसपेरेंट बैरियर सिटी के बाहर खड़ी हो गई। बागियों के हमले उस पर लगे और रुक गए। वांग चुआन पागल हो गया। उसने अपनी टंग काटी, खून से सीक्रेट टेक्निक यूज की।
उसकी डार्क एनर्जी अचानक बढ़ने लगी, शील्ड को तोड़ने लगी। मैं सोचने लगा कि क्या करूं, तभी वांगचाई मेरे पास से भागकर बीच मैदान में पहुंच गया। उसने सिर उठाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो कुत्ते की नहीं थी। सबकी आंखें उस पर थीं। उसका बॉडी चमकने लगा, बड़ा होने लगा। पल भर में एक 30 फुट ऊंचा गोल्डन बीस्ट खड़ा था, सोने की स्केल्स, 4 पैरों में आग, असली फेंटियन किलिन। उसने मुझे एक नजर से देखा, मुंह से इंसानी आवाज निकली, शील्ड मैं संभालता हूं, तू उस नाटकबाज को खत्म कर। मैंने सिर हिलाया। ठीक है दिव्य महाराज। उसने एक गोल्डन बीम छोड़ा, शील्ड और मजबूत हो गई। वांग चुआन का एक भी अटैक नहीं लगा। साथ ही नैलान यांद्रान ने तलवार निकाली, एक ब्लू स्ट्रीक बनकर बागियों में घुस गई। जहां से गुजरी दुश्मन गिरते गए और प्रधानमंत्री कहीं से एक अकाउंट्स बुक लेकर निकले। वांग चुआन, तेरा सारा खाना पीना का स्टोर हमने पकड़ लिया। तेरे कमांडर्स के घर वाले हमारी निगरानी में हैं। अभी सरेंडर कर। बागियों में हड़कंप मच गया। वांग चुआन चिल्लाते हुए सीधे महारानी की तरफ झपटा। मैंने सोचा बस अब मेरी बारी। आंखें बंद की। सेंसिंग में उसकी हर मूव स्लो मोशन में दिखी। उसकी बॉडी में 13 एनर्जी पॉइंट्स थे। 3 तोड़ो, सब खत्म। मैं लाठी लेकर आगे बढ़ा, बिल्कुल कैजुअल, जैसे टहल रहा हूं। वो हंसते हुए तलवार लेकर झपटा। पूरी जिंदगी की ताकत उसमें थी। मैं एक तरफ हटा। लाठी से पहला टैप कलाई के एनर्जी पॉइंट पर, तलवार हाथ से छूट गई। दूसरा टैप कोर एनर्जी पॉइंट पर, उसकी सारी पावर एक झटके में गई। तीसरा टैप माथे के पॉइंट पर। वांग चुआन वहीं जम गया। आंखों में डिसबिलीफ था। तुम ये कैसे? मैंने लाठी वापस ली, शांति से कहा, चेस में हारे, वॉर में हारे और इंसान भी ढंग के नहीं बने। वो कुछ बोलना चाहता था और बेहोश हो गया। नेता गिरा, अब आगे भाग गए। गार्ड्स ने आगे बढ़कर सब कंट्रोल किया। शुरू से आखिर तक आधा घंटा भी नहीं लगा। मैंने सेंसिंग बंद की, आंखें खोली, सामने अंधेरा था, पर चारों तरफ से जीत की आवाजें आ रही थीं। जनरल शू मोशवान आए, जोर से कंधा थपथपाया। भाई तू तो कमाल है। मैं हिल गया। जरा आराम से यार, बूढ़ा हूं। महारानी पास आई, धीरे से बोली, शुक्रिया। मैंने सिर खुजाया। कोई बात नहीं, ये तो बनता था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, इमरजेंसी रिजॉल्व्ड, मिशन 80% कंप्लीट, प्रपोज करो अभी। मेरे मुंह का कोना फड़का। ये सिस्टम भी टाइमिंग देखता है। पर सच में अभी बेहतर मौका कहाँ मिलेगा? सब यहीं थे। मैंने गहरी सांस ली, महारानी की तरफ मुड़ा। सेंसिंग से उनकी पोजीशन पता थी। वो, हुजूर एक बात कहनी है। गला थोड़ा कंपा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महारानी ने शांति से कहा, बोलो। सिस्टम दिमाग में चिल्ला रहा था। मैंने एक सांस ली और साफ आवाज में कहा, हुजूर क्या मैं पार्ट टाइम एम्परर बन सकता हूँ? पूरा मैदान एक झटके से सांस रोक बैठा। मैंने जल्दी से जोड़ा, बस ऑफिशियली एक उम्र भर आपके लिए खाना पकाना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे खुद थोड़ी शर्म आई, पर दिल की बात थी। महारानी चुप रही। इतनी देर की लगा नाराज हो गई। फिर एक आवाज आई, हंसी में भीगी हुई, आंसुओं से थोड़ी गीली, मंजूर है। 2 छोटे शब्द, पर उनका वजन बहुत था। पहले सन्नाटा, फिर पूरा मैदान तालियों और चीखों से भर गया। जनरल शू सबसे पहले चिल्लाए, बधाई हो हुजूर, बधाई हो एम्परर। प्रधानमंत्री ने मुझ सहलाई, दोहरी खुशी है। मैलान ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, बधाई हो मालिक। फेंग मिंग खुशी से ताली बजाने लगी। वांगचाई वापस कुत्ते बनकर पास बैठ गया था। इतने धीरे से बोला कि बस मैं सुन सका। आखिर कह ही दिया। मैं तो कब से परेशान था। सिस्टम ने नोटिफाई किया, फाइनल मिशन कंप्लीट, स्पेशल रिवॉर्ड। आंखें खोलकर भी सेंसिंग काम करेगी। जब चाहो देखो, जब चाहो बंद करो। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने मन में कहा, आंखें खोलो। 18 साल का अंधेरा एक पल में रोशनी से भर गया। लिंगशा हॉल दिखी, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे, और महारानी गोल्डन ड्रेस में, इतनी खूबसूरत कि आंखें ठहर गईं। उनकी आंखों के कोने अभी गीले थे। नैलान का ठंडा चेहरा हल्का सा मुस्कुरा रहा था। फेंग मिंग किसी से बात कर रही थी, एक्साइटेड थी। प्रधानमंत्री और जनरल एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वांगचाई पूंछ हिला रहा था। सब पर अलग अलग रंग की एनर्जी थी। रियल दुनिया और सेंसिंग एक साथ दिखी। थोड़ा चक्कर आया। महारानी ने मेरी आंखें देखी, हैरानी से मुंह ढक लिया। तुम्हारी आंखें? मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, और ना दिखने लगा, पर शायद बंद भी करूं। वो समझ गई, मुस्कुराई। मैंने एक बार सबको देखा, हर चेहरा याद किया, फिर चुपचाप आंखें बंद कर ली। अंधेरा वापस आया, पर पहले से ज्यादा साफ। मैंने मन में बड़बड़ाया, अंधेरे में ज्यादा आराम है। इतना एक साथ देखा, आंखें थक गईं। महारानी हंस पड़ी, जैसी मर्जी। जनरल शू ने जोर से कहा, आज रात विक्ट्री और शादी दोनों सेलिब्रेट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल ठीक। हॉल फिर से सज गई। जो सोल्जर्स मारे गए उनका सम्मान किया गया। बागियों को जेल हुई। वांग चुआन की पावर्स खत्म की गई। अलग सेल में पार्टी शुरू हुई। मैं महारानी के पास बैठा। अधिकारी एक एक करके आकर बधाई दे रहे थे। मैंने सबको टी से जवाब दिया। फेंग मिंग चुपके से मेरे पास आई, साहब सच में दिखता है? मैंने कहा, हाँ, पर देखना नहीं चाहता। वो कुछ समझी, कुछ नहीं। अच्छा तो अब एक्टिंग बैंड, मैंने हंसकर कहा। तो तुम एक्टिंग कर रही थी? नैलान आई एक ग्लास लेकर, मालिक मेरी तरफ से। मैंने एक ही घूंट में पी लिया। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, वो डायरी देखोगे? मैंने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं नहीं, अपने पास रखो। उसने राहत की सांस ली। वांगचाई आकर मेरे हाथ से लिपट गया। मैंने पूछा, वापस असली रूप में क्यों नहीं गए?
उसने एक आवाज निकाली। मतलब था कुत्ता बनना आसान है और डॉग फूड बेहतरीन है। मैंने हंसते हुए एक मुट्ठी स्पेशल डॉग फूड दिया। महारानी मेरे पास झुकी। आज के लिए शुक्रिया। मैंने कहा, मुझे शुक्रिया दो कि जिंदगी भर खाना खिलाने दिया। वो हंसी। तो रसोई तुम्हारी। मैंने हाथ ठोका। डन। रात गए, पार्टी खत्म हुई। महारानी ने जाते हुए कहा, गार्डन वाली बात कल। मैंने कहा, ठीक है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नैलान सो गई। मैं आंगन में अकेला बैठा था। आंखें खोली। चंद की रोशनी में आंगन शांत था। वो जड़ी बूटियां हल्की सी ग्लो कर रही थीं। वो दुनिया जो पहले सिर्फ महसूस होती थी अब दिख रही थी, जिंदा, खूबसूरत। पर थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली। अंधेरा, पर पहले से ज्यादा भरपूर। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम खुश हो? मैंने उल्टा पूछा, तुम्हें पहले से पता था? सिस्टम थोड़ी देर चुप रहा। मेरा काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना। रास्ता मिल गया। अब मैं क्वाइट मोड में जाता हूँ, जरूरत हो तो बुलाना। मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया। जिंदगी वापस नॉर्मल लगने लगी। पर हर दिन में कुछ नया था। सुबह मैं किचन में नए डिशेस ट्राई करता। महारानी डॉक्यूमेंट साइन करती, मैं पास बैठकर टी बनाता। कभी कभी सेंसिंग से उनकी बनी देखता। अब वो हेल्थी थी, उछल कूद करती थी। ग्रे थ्रेड्स कहीं नहीं थे। नैलान मेरी बॉडीगार्ड और हेल्पर। अब पूरी दिल्ली जानती थी कि वो एम्परर के खास हैं। कोई उनसे उलझता नहीं था। फिल्मिंग में थी, शादी की प्लानिंग कर रही थी, मन लगाकर। प्रधानमंत्री चेस खेलने आते, जनरल शराब लेकर। वांगचाई रोज खाता, सोता और कभी कभी जनरल से छेड़खानी करता था। 1 महीने बाद महारानी ने ऑफिशियल डिक्री निकाली, मुझे पिंटियन एम्परर घोषित किया। जब यूनिक डिक्री पढ़ने आया, मैं किचन में सूप का टेस्ट ले रहा था। सुना, सिर हिलाया और सूप में नमक डालता रहा। वो यूनक दंग रह गया। शादी 3 महीने बाद तय हुई। फिंगमिंग दौड़ने लगी। नैलान को भी पकड़ कर ले गई। मैं सबसे फ्री था, खाना पकाता, कुत्ता घुमाता, कभी दरबार में जाकर किसी ऑफिशियल को सेंसिंग से देखता। दिन बीतते रहे। एक दिन महारानी ने किताब बंद करके पूछा, जानना नहीं चाहते? उस रात मैं क्या कहने वाली थी? मैं संतरे छील रहा था। बोला, जब चाहोगी खुद बताओगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पहले से पता था तुम अंधे नहीं हो, और सिस्टम की बात भी जानती थी, क्योंकि मेरे पास भी एक है। नाम है एम्प्रेस स्ट्रिंग सिस्टम। काम है अच्छी रूलर बनना। संतरे छीलना रुक गया तो हम दोनों एक ही नाव में हैं। उन्होंने हाँ ना दोनों में सिर हिलाया। तुम्हारा सिस्टम ज्यादा फ्रेंडली है, मेरा तो बस काम देता है, और फेल होने पर पेनल्टी। मैंने हंसते हुए संतरा आगे बढ़ाया, तो अब दोनों मिलकर मिशंस करेंगे। उन्होंने संतरा लिया, मुस्कुराई। कुछ दिन बाद नैलान एक डायरी लेकर आई, प्रॉपर बाइंडिंग वाली। मालिक, ये कॉपी है, शायद देखना चाहें। मैंने खोला। पहले पेज पर वो दिन जब मैंने उसे तलवार सिखाई थी। आगे रोज के छोटे छोटे पल, कैसे खाना बनाया, कुत्ता घुमाया, किससे बात की। उसकी नजर में मैं एक ऐसा बेवकूफ था जो आंखें बंद रखता था, पर सबसे ज्यादा देखता था। मैंने डायरी बंद करके वापस किया। अच्छा लिखती हो, पर आगे मत लिखना। वो लाल हो गई, सिर हिलाया। फेंगमिंग के भाई की खबर आई। वो जिंदा था, एक किसान के घर में पला था, मजबूत लड़का था। फेंगमिंग ने उसे देखा और रो पड़ी। वो लड़का अजनबी था, पर दीदी को मानने को तैयार था। मैंने उन दोनों के लिए दिल्ली में घर का इंतजाम किया। फेंगमिंग और भी मेहनत से काम करने लगी। प्रधानमंत्री ने चेस खेलते हुए कहा, बॉर्डर की समस्या खत्म हो गई। उस दिन तुमने हिंट दिया था, तभी से तैयार था। मुझे याद आया, वो ब्लडी पेपर की एनर्जी। जनरल ने बताया, वांग चुआन जेल में पागल हो गया था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने बस सिर हिलाया। शादी का दिन आया। पूरी दिल्ली में जश्न था। मैंने एम्परर की ड्रेस पहनी, महारानी ने क्राउन और रॉयल ड्रेस। हम साथ खड़े थे, लाखों लोगों के सामने। उन्होंने धीरे से पूछा, घबरा रहे हो? थोड़ा। मैं ज्यादा। सेरेमनी के बाद हम चेंबर में आए। उन्होंने क्राउन उतारा। बोली, इस पूरी जर्नी में सपना सा लगता था। मैंने आंखें बंद रखते हुए सीरियसली कहा, सपना नहीं है, सच है, और रहेगा। वो मेरे कंधे पर टिक गई। बाहर पूरा चांद था, तारे थे। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। मैं हर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाता। सेंसिंग में जो दिखता था, लोगों की एनर्जी, उनकी भावनाएं, वो आंखों से देखने से कहीं ज्यादा था। महारानी पूरी तरह ठीक हो गई थी। कोल्ड पॉइजन का नाम ओ निशान नहीं था। जब वो काम करती, मैं पास बैठकर चाय बनाता। कभी कभी कोई आइडिया देता, अच्छा हो या बेकार। वो हमेशा सीरियसली सोचती। हम एक दूसरे के साथ। एक दिन के बाद एक दिन, बस ऐसे ही। एक दिन मैं आंखें बंद करके वांग चाय को खा खिला रहा था। महारानी पास बैठी थी, डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। नैलान दूर सोड प्रैक्टिस कर रही थी। प्रधानमंत्री और जनरल कहीं से लड़ते हुए आ गए। वाटर सप्लाई पहले बनाए या सिटी डिफेंस, दोनों अपनी अपनी पर अड़े थे। उनकी आवाजें, नैलन की सोड की आवाज, वांगचाई का खाने का शोर, सब एक साथ। और मुझे अचानक बड़ी तसल्ली हुई। आंखें खोलूं या ना खोलूं, रोशनी पहले से बहुत थी।